हेलो एवरीवन, वेलकम टू केने स्टडीज। आज है 25 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं इंटरपोल सिल्वर नोटिस। ये काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक्ट 2025 के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम शांति एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 के बारे में। देन हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसके साथ ही हम देखेंगे पॉलीमर बैंक नोट के बारे में। हाल ही में एक देश है जो पॉलीमर बैंक नोट को जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, हम उस देश के बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द इंटरपोल सिल्वर नोटिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरपोल का जो सिल्वर नोटिस है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ मैंडेटरी डायरेक्टिव रिक्वायरिंग मेंबर कंट्रीज टू इमीडिएटली सीज एंड रिपेट्रिएट असेट्स अपॉन इशुएंस। और सेकेंड स्टेटमेंट है, द नोटिस कैन बी इशूड बाय एनी इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इंक्लूडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल क्राइम्स। एंड थर्ड, the nodal agency for issuing and responding to these notices in India is the Enforcement Directorate। और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, आपको बताना है इंटरपोल का जो सिल्वर नोटिस है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। An Interpol silver notice is an international alert for police cooperation, not a legally binding seizure order. It helps member countries to identify and locate assets, but the actual freezing, seizure, or confiscation of those assets must be carried out in accordance with the domestic laws of the country where the assets are found. It facilitates legal cooperation but does not override national sovereignty. Second, जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ओनली द नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज ऑफ इंटरपोल्स 195 मेंबर कंट्रीज कैन रिक्वेस्ट द इशुएंस ऑफ अ सिल्वर नोटिस। इट कैन नॉट बी issued by non-governmental organizations or other non-state entities. The information is vetted by Interpol's General Secretariat before circulation. And third, in India, the designated National Central Bureau and the single point of contact for all Interpol matters in the Central Bureau of Investigation, not the Enforcement Directorate. जो इंटरपोल का मैटर है वो सीबीआई देखता है, ना कि ईडी। While the ED investigates financial crimes, all coordination with Interpol is routed through the CBI. इंटरपोल की बात करें तो इसको इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, और ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फैसिलिटेटिंग इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम। It is the world's largest international police organization representing 195 member countries, और इसका हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल जो है वो 8 टाइप के नोटिस जारी करता है, जिनमें 7 जो नोटिस हैं वो कलर कोडेड हैं, जैसे कि रेड नोटिस है
to seek the location and arrest of a person wanted by a judicial jurisdiction. Then there is blue notice. ये लोकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है और ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. Then there is green notice. It warns about a person's criminal activities. Then there is yellow notice to locate a missing person or to identify a person unable to identify himself. इसके बाद है ब्लैक नोटिस टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज. ऑरेंज नोटिस जो है ये संबंधित है टू वार्न ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, an object or a process representing an imminent threat and danger to persons or property. और लास्ट है पर्पल नोटिस. ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन ऑन मॉडस ऑपरेंडी, प्रोसीजर्स, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस और हाइडिंग प्लेसेस यूज्ड बाय क्रिमिनल्स. सो ये 7 जो हैं ये कलर कोडेड नोटिस हैं इंटरपोल के. इसके साथ ही जो 8th नोटिस है वो है इंटरपोल यूएनएससी स्पेशल नोटिस. सो ये है टू इन्फॉर्म इंटरपोल जो मेंबर्स हैं दैट एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी इज सब्जेक्ट टू यूएन सैंक्शंस. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. With reference to the sustainable harnessing and advancement of nuclear energy for transforming India Act 2025, consider the following statement. So यहाँ पर जो भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा के सतत दोहन एवं विकास अधिनियम 2025 है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है it mandates that only government-owned entities can build and operate nuclear power plants to ensure national security. And second, the Act introduces a tiered liability cap for operators based on reactor capacity. And third, it eliminates the operator's right of recourse against suppliers for defective equipment, except where specifically provided in the contract. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं. आपको बताना है जो शांति एक्ट है 2025 उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. सो यहाँ पर आपका जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज दिस एक्ट specifically enables private sector participation and joint ventures. So ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज के लिए है. आप देख सकते हैं The Shanti Act 2025 marks a paradigm shift in India's nuclear policy by replacing the Atomic Energy Act 1962. So this act specifically enables private sector participation and joint ventures. Indian private companies are now permitted to build, own, and operate nuclear plants under strict regulation, through foreign incorporated companies remain excluded. So this act moves away from the previous flat liability cap of 1500 crore under the 2010 Act, introducing a tiered system tailored to reactor size. So it aligns with the global norms and encourages supplier participation. The statutory right to sue suppliers for defects has been removed. Recourse is now limited to contractual agreements or cases involving deliberate acts intended to cause damage. तो ये जो पूरा फ्रेमवर्क है इसका एम है टू एक्सेलरेट इंडियाज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन बाय बैलेंसिंग सेफ्टी विद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो आपने देखा कि भारत सरकार ने जो परमाणु ऊर्जा विधेयक 2025 है इसको मंजूरी प्रदान की है और इसे अब भारत परिवर्तन के लिए नाभिकीय ऊर्जा का सतत दोहन एवं संवर्धन या शांति विधेयक नाम दिया गया है.
और आपने देखा कि ये जो विधेयक है, ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो 1962 है उसमें संशोधन करके या परिवर्तन करके इस प्रस्ताव को लाया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025। सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 जो है, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट द एक्ट increases the statutory guarantee of unskilled manual work to 150 days per financial year. And second, it allows state governments to notify a pause in work for up to 60 days during peak agricultural seasons. And third statement is, the funding pattern for the northeastern and Himalayan states is maintained at a 90 and 10 ratio between the center and state. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है, जो विकसित भारत रोजगार और आजीविका आजीविका मिशन अधिनियम 2025 है, उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि जो ये गारंटी है मैनुअल वर्क की, वो है 125 डेज, नॉट 150। आप देख सकते हैं, द विकसित भारत द विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 replaces मनरेगा with a more integrated approach to rural development, and the statutory guarantee has been raised to 125 days, not 150. So, in a move to support the agricultural sector and prevent labor shortages during critical periods, states can implement an aggregated pause of 60 days during sowing and harvesting period. So, crucially, this pause does not reduce the overall 125 days entitlement. So ये जो एक्ट है, it follows a centrally sponsored scheme model with specific funding tiers like 90:10 for northeastern and Himalayan states, 60:40 for other states, and 100% central funding for UTs without legislature. So the act focuses on durable asset creation across four domains। इनमें शामिल है water security, rural infrastructure, livelihood infrastructure, and climate resilience, mapped via a national rural infrastructure stake to ensure transparency and prevent duplication of work। सो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 है, ये रिप्लेस करेगा मनरेगा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The rapid financing instrument recently seen in the news is mechanism associated with which of the following? सो हाल ही में खबरों में रहा ये जो मैकेनिज्म है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये निम्नलिखित संस्थानों में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। आपको बताना है,
जो रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, ये मैकेनिज्म जो काफी चर्चा में रहा है, ये इनमें से किससे संबंधित है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ये संबंधित है आईएमएफ से। आप देख सकते हैं, the Rapid Financing Instrument is an emergency lending facility provided by the International Monetary Fund, and it is designed to provide urgent financial assistance to member countries facing a sudden balance of payments. So, unlike standard IMF programs, the RFI is characterized by its speed and lack of ex post conditionality, meaning countries are not required to implement a full scale economic reform program to access the funds. So, it is particularly useful during crises such as natural disasters, external shocks, or domestic instability. सो जो RFI है उसमें दो तरीके की विंडोज होती हैं, रेगुलर विंडो होती है और दूसरी होती है लार्ज नेचुरल डिजास्टर विंडो। So the assistance is usually a single rapid disbursement with a repay period of 34 to 5 years, sorry, 3 to 5 years, aimed at maintaining macroeconomic stability during short-term shocks. सो आईएमएफ की बात करें तो ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में टू प्रमोट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आप ध्यान रखेंगे, आईएमएफ को फाउंड किया गया था आफ्टर द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस एंड इट comprises 191 nations that work together to address balance of payment issues, foster macroeconomic stability, and facilitate international trade. आप ध्यान रखेंगे, आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन डीसी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country has launched its first polymer one real banknote that will circulate from January 11th 2026? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रेस ने अपना पहला पॉलीमर एक रियाल का नोट जारी किया है जो 11 जनवरी 2026 से प्रचलन में आएगा। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, ओमान, कतर या फिर कुवैत। आपको बताना है कि पॉलीमर का एक रियाल का नोट जारी करने वाला देश कौन सा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ऐसा करने वाली कंट्री है ओमान। आप देख सकते हैं, ओमान introduced its first polymer 1 real banknote to start circulation on 11th of January 2026. So it is issued by the Central Bank of Oman, replacing traditional cotton-based notes with durable polymer for longer life and better security. So जो नोट की साइज है वो है 145 × 76 mm and showcases Oman's cultural and economic identity. सो जो नोट का फ्रंट साइड है वो फीचर करता है ओमान का बॉटनी गार्डन सिंबलाइजिंग कमिटमेंट टू नेचुरल हेरिटेज, एंड रियर साइड शोज सैयद तारिक बिन तैमूर कल्चरल कॉम्प्लेक्स, दुकम पोर्ट एंड रिफाइनरी, हाईलाइटिंग कल्चरल एंड इकोनॉमिक progress. So the polymer notes will circulate alongside existing 1 real notes and remain legal tender. तो आप ध्यान रखेंगे, पॉलीमर नोट जो है ये जारी करने वाला जो कंट्री है वो है ओमान। ओमान की बात करें तो ऑफिशियली इसको सल्तनत ऑफ ओमान के नाम से जाना जाता है और ये एक कंट्री है इन द साउथ ईस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला इन वेस्ट एशिया। और ये अपना बॉर्डर शेयर करता है विद सऊदी अरब एंड यूएई एंड यमन। सो
ओमान की जो कैपिटल है वो है मस्कट और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। पॉपुलेशन, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो सबसे अधिक पॉपुलेशन है वो है 95% इस्लाम है और 1.67% हिंदुइज्म है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding Dhruv 64 microprocessor. यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा जो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ध्रुव 64 is fully indigenous 64-bit general purpose microprocessor developed by CDEC under the Ministry of Electronics and Information Technology. And second, Dhruv 64 has been designed primarily as a consumer smartphone system on chip to compete with global flagship mobile processors. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है जो ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर है उससे संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका वो इनकरेक्ट है। आप देख सकते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ ध्रुव 64 एन इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डोमेस्टिक प्रोसेसर एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। ये एक 64 बिट जनरल पर्पज इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है जिसको डेवलप किया है सीडेक ने अंडर माइटीज माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम। And this chip is not meant for high end consumer smartphones. Instead, it targets industrial automation, strategic systems, and general purpose computing, unlike mobiles SoCs. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।